सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। हम ये जो क्लास लेने वाले हैं वो है 12th आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, और हम पहला अध्याय पढ़ चुके हैं और अब उसी अध्याय को हम आगे कर रहे हैं। लास्ट आज ये पार्ट रहेगा। पहला जो अध्याय है पॉलिटिकल साइंस का वो है राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियों में हमने जो देखा है वो है राष्ट्र निर्माण के समक्ष 3 चुनौतियाँ। उसके बाद में भारत विभाजन के आधार देखा है, भारत विभाजन के परिणाम देखे हैं, भारत विभाजन की प्रक्रिया को देखा है और भारत विभाजन में आने वाली समस्याओं को हम देख चुके हैं। और इसी के साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी देख लिया। इसी के साथ हैदराबाद और मणिपुर रियासत का भारत में विलय देखा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चाएं करेंगे राज्यों का पुनर्गठन, जो नया टॉपिक है और लास्ट रहेगा ये। आज हम इस अध्याय को पूरा कर लेंगे, राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियों को। देखो, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में। प्रश्न सीधा छपा हुआ है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ, तो 1920 में हुआ। देखो, ये नागपुर में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। और ये बात, इसमें ये बात कही जाती है कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर करेंगे। ये 1920 की बात है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसमें बदलाव आता है और ये नहीं होता कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का नया गठन कर सके, क्योंकि भारत अनेक विविधता वाला देश है। इसलिए इसमें जाति, धर्म, लिंग, जात, ये धर्म वाले जो लोग हैं अलग अलग रह रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है जो भाषा और संस्कृति है वो सबकी अलग अलग है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं कर सकते। इसलिए कांग्रेस ने इसके मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर इसका बदलाव नहीं करेंगे, और इस बात को क्या कर दिया, स्थगित करने का फैसला ले लिया। इस फैसले के बाद में पूरे भारतीय स्तर पर विद्रोह शुरू हो जाते हैं ना। और सबसे पहले जो प्रारंभ होता है विरोध, वो होता है मद्रास प्रांत में। देखो, मद्रास प्रांत वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ साथ केरल और कर्नाटक का भी भाग है। इसमें अब आगे चलते हैं, इसको एक बार देख लेंगे। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जो मद्रास है उसके चारों ओर कौन से वर्तमान राज्यों की सीमाएं लगती हैं। इसके आगे चलते हैं हम। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ है वो किन परिस्थितियों में हुआ है, क्योंकि विरोध शुरू हो गया था। देखो, आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन का नाम है वो है आंध्र आंदोलन के नाम से आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न सीधा सा छप सकता है कि आंध्र प्रदेश में भाषा को लेकर जो नए राज्य का गठन किया जा रहा था वो कौन सा आंदोलन था, तो वो है आंध्र आंदोलन। देखो, और ये आंदोलन ऐसे था कि जो तेलुगु भाषी इलाका है उसको अलग करके नया राज्य क्या बना दिया जाए, आंध्र प्रदेश नया राज्य बना दिया जाए। आप नोट्स बनाना चाहो तो एज इट इज लाइनों को आप लिख सकते हो, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि मैंने नोट्सों की आप नोट्स अच्छे से बना सको इसलिए मैंने ये पीपीटी तैयार किया आपके लिए। आप एज इट इज बना सकते हो, लाइनें उठ के आएगी सीधी, है ना। देखो, जो आंध्र आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति था वो था पोटी श्री रामालू। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी मृत्यु हो जाती है, ये अनशन पे रहते हैं और अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनकी मांग थी कि आंध्र प्रदेश नया राज्य बनाया जाए, है ना। और फिर इस घटना के बाद में हिंसात्मक घटनाओं का रूप ले लेता है, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद में लोग विद्रोह पर उतर आ जाते हैं, हिंसा पर उतर जाते हैं। और इसी को देखते हुए दिसंबर 1952 में ये प्रश्न आया हुआ है कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कब हुआ, तो दिसंबर 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्यों का गठन किया। ये प्रश्न पहला, ये नोट करके भी लिखा हुआ है कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश है। इसको अच्छे से आप देख लेंगे इन बातों को, और बिल्कुल लाइन टू लाइन आप छाप सकते हो अपने नोट्सों में, क्योंकि ये साधारण भाषा है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। पोटी श्री रामालू कौन थे, देखो ये प्रश्न आया हुआ है। यह कांग्रेस के तेलुगु भाषी गांधीवादी कार्यकर्ता थे। इन्होंने 1946 में, प्रश्न छप सकता है, अब तक तो नहीं छपा लेकिन छपने की संभावना है, कि मद्रास के दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने को लेकर इन्होंने क्या की थी, भूख हड़ताल की थी कि दलितों को मंदिर में प्रवेश दिया जाए। और ये कब की बात है, 1946 में। इन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए कितने दिन का, 56 दिन का अनशन किया था। और 56 दिन के अनशन के दौरान, इनकी भूख हड़ताल के दौरान इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में आंदोलन हिंसात्मक होते हैं, और इसके बाद में ही आंध्र प्रदेश के गठन के बाद उसे दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर, अब देखो इसी के आधार पर दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, हिंसात्मक घटनाएं घट रही है। अब इनको देखते हुए और जो क्षेत्र है वहाँ भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने को लेकर आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसलिए सरकार परेशान हो जाती है कि अब क्या करें। फिर सरकार फैसला लेती है कि इसके लिए एक आयोग का गठन करते हैं, ताकि हमें वो आयोग बताए कि भाषा के आधार पर कौन कौन से राज्यों का गठन होगा। और जो वो आयोग था वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। उसका क्या नाम है, राज्य पुनर्गठन आयोग। नाम से पता चल रहा है, राज्य पुनर्गठन का मतलब दोबारा से, आयोग का मतलब संगठन, की जो नए राज्य बनेंगे वो किस आधार पर बनेंगे, कैसे बनेंगे, इनके लिए नए गठन किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग का।
देखो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में ये सभी प्रश्न छप चुके हैं। गठन होता है 1953 में। देखो गठन की बात होगी तो 1953 करना है, और केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, है ना। इसके 2 सदस्य थे, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू, ठीक है। इनको आप देख लेंगे, फजल अली को देख लेंगे, है ना। इसके बाद में इसकी रिपोर्ट में था, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में देखो लागू आ सकता है, लागू आया हुआ है। 2026 का मेन एग्जाम हुआ है बोर्ड का, उसमें पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया। लागू पूछ ले चाहे पारित पूछ ले, बात एक ही है। तो 1956 में तो रिपोर्ट पारित होती है, और जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है वो 1953 में होता है। दोनों को अच्छे से देखेंगे कि 1953 में और 1956 में क्या अंतर है ना। ये गठन है और यहाँ पे लागू है, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से देख लेंगे। देखो इनकी रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट में 1956 में प्रकाशित करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो माना था वो माना था भाषा, कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन होगा। ये हेडिंग रहेगी राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें। अब आगे देखते हैं हम राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्य। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्यों में देखो राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना, कि कौन सी सीमाओं को कैसे क्या निर्धारित करना है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग फिक्स करेगा कि कौन से राज्य की कौन सी सीमा रहेगी और कहां से कहां तक रहेगी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण उचित भाषा के आधार पर करना होगा। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर ही नए राज्यों का गठन करेंगे, और नए राज्यों का गठन करना इसका तीसरा कार्य था, ठीक है। 1 नंबर पे ये कार्य हो जाएगा, 2 नंबर पे ये, और 3 नंबर पे ये कार्य हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पूछ सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में विस्तार से समझाइए। तो हमें गठन, रिपोर्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्य और सिफारिशें और योगदान को भी लिखना है। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी। भारत में एकता और सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखना, एकता बनाए रखना, है ना। दूसरी जो सिफारिश थी वो थी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना, ठीक है। तीसरी जो सिफारिश थी, राज्यों के गठन में भाषा एवं संस्कृति का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि भारत अनेक विविधता वाला देश है। वित्तीय, प्रशासनिक और विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाए कि कौन से क्षेत्र की कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, इनका ध्यान रखेंगे। इन सिफारिशों को आप अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से नोट करके याद कर लेंगे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग से यदि बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो हमें यह सभी लिखना होता है, ठीक है। आप नोट्स अच्छे से बना सकते हो, इसलिए मैंने इस माध्यम से क्लास ली है। आगे चलते हैं। देखो नए राज्यों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण। जो नए राज्यों का गठन हुआ, यहाँ से हमेशा लगभग 2 अंक के प्रश्न छपते हैं, और सीधे छपते हैं कि कौन से राज्य का कब गठन हुआ। तो एक एक राज्य को हम डिटेल से ले रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और जो गुजरात राज्य है उनका गठन होता है 1960 में, पूछे हुए प्रश्न है। और बॉम्बे से अलग करके बनाया जाता है, पहले बम्बई होता है। मैं कह दूं कि 1960 से पहले ये जो जगह है महाराष्ट्र और गुजरात वाली, उसे बॉम्बई या बम्बई कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हटाकर इसकी जगह क्या कर दिया, 2 नए राज्य बना दिए, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। नागालैंड 1963 में, नागा हिल्स वाला जो क्षेत्र है उसे अलग करके 1963 में, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार प्रश्न पूछते हैं नागालैंड से। 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया जाता है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1966 में। देखो इसमें पंजाब से अलग करके 2 राज्य बनाए जाते हैं, क्योंकि यहां हम पढ़ सकते हैं 1966 में पंजाबी भाषी इलाकों से पंजाब राज्य का गठन किया गया, और बड़े पंजाब से अलग करके, मतलब मैं यह कह सकता हूं कि बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल, देखो ये अपना भारत मान लेते हैं, है ना, ये भारत है, देखो इधर, है ना, ये पूरा का पूरा 19 पहले, है ना। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है वो तो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, और ये पूरा का पूरा क्या है, पंजाब है। इस पंजाब में इधर वाले क्षेत्र को तो पंजाब घोषित कर दिया, यहाँ पर हरियाणा बना दिया, और ये हिमाचल प्रदेश, मतलब 2 नए राज्यों का गठन इससे काटकर बनाया गया है, पंजाब से अलग करके। पंजाब की जगह नहीं, पंजाब से अलग करके, मतलब पंजाब राज्य उन 14 राज्यों में काउंट होगा, लेकिन यहाँ पर है ना ये 13 राज्यों में ये घट जाएगा, ये बॉम्बे वाला, क्योंकि इससे इसकी जगह बनाए गए हैं ये 2 राज्य, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको अच्छे से देख लेंगे। मेघालय राज्य, मेघालय राज्य का गठन होता है 1972 में, और ये असम से अलग करके, ये महत्वपूर्ण है कि मेघालय का राज्य का गठन कौन से राज्य से अलग करके बनाया गया, तो असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य का गठन होता है। त्रिपुरा और मणिपुर भी 1972 में ही आते हैं, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और 1972 में पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम, ये प्रश्न पूछा हुआ है, सिक्किम 22वां राज्य बना है 1975 में, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेंगे कि ये कौन से नंबर का राज्य, आपके बुक में एज इट इज
नंबर डाल रखा है कि 22वां राज्य सिक्किम था। और कब राज्य का दर्जा दिया जाता है इसे? 1975 में, 1975 में। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश 1987 में, है ना। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ये भी अस्तित्व में आए, ये भी केंद्र शासित प्रदेश थे। इनका भी गठन कब होता है? 1987 में। इनको भी अच्छे से देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोवा राज्य को भी पूर्ण, क्योंकि गोवा राज्य पर पुर्तगालियों का शासन था 1987 में, इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, देख लेंगे आप इसको भी। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़, देखो तीनों राज्यों को याद कर लेना। नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पे उत्तराखंड है और नंबर 3 पे झारखंड है। इन तीनों राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ है, ठीक है। इनको थोड़ा अच्छे से डिटेल से देख लेंगे। छत्तीसगढ़ देखो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया है सन 2000 में। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है और झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया है। और ये तीनों कब? सन 2000 में। इसका ध्यान रखेंगे, सन 2000 में इनको राज्य का दर्जा मिला। आप डेट भी याद करना चाहो तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, लेकिन 2000 आपको याद रखना ही है। 3 राज्यों का गठन हुआ। तेलंगाना 2 जून 2014, ये महत्वपूर्ण है, ये बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है कि तेलंगाना राज्य कब दर्जा मिला, तो 2 जून 2014, इसकी पूरी डेट याद भी करनी है। और आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य को राज्य का दर्जा दिया जाता है। ये थे हमारे नए राज्यों का गठन। ऐसे करके वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रमुख व्यक्ति की तरफ, क्योंकि प्रमुख व्यक्तित्व से भी पहले अध्याय में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने प्रमुख व्यक्तित्व भी लिए हैं। देखो जो पहला व्यक्ति है वो है फैज अहमद फैज। इसकी 3 कविताएं याद कर लेंगे क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है ना। ये जिंदानामा है, इसको थोड़ा सही करेंगे, है ना। ये जिंदानामा यहाँ लिख देता हूं मैं, थोड़ा टाइपिंग में सही नहीं हुआ है। जिंदानामा, नक्शे फरियादी, दस्ते सभा, तीनों को याद कर लेंगे, है ना। इसको सही कर लेंगे, ये जिंदानामा रहेगा नंबर 1 पे, ठीक है। इसके बाद में अमृता प्रीतम ये पंजाबी भाषा की कवित्री थी और इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने नागमणि का संपादन किया था। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अमृता प्रीतम दूसरे नंबर की प्रमुख व्यक्तित्व में है, ठीक है। आगे चलते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में होता है। ये अहिंसावादी थे, सत्याग्रह पर चलने वाले थे। नाथूराम गोडसे जो इनके विरोधी थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ है वह महात्मा गांधी की वजह से हुआ है, इसलिए नाथूराम गोडसे ने इन पर 3 गोलियां चला दी। 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये शहादत को स्वीकार हो जाते हैं। सरदार पटेल ये स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख राजनेता थे। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ये उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और प्रथम ही गृह मंत्री रहे। दोनों बातें महत्वपूर्ण है। इन्होंने रियासतों को भारत संघ में मिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार। ये अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, है ना। और इनकी तीसरी बात करूं मैं, यहां लिख देता हूं ऊपर, सरदार पटेल की यहां ही लिख देता हूं सबके सब, सरदार पटेल। एक बार दोबारा से लिख देता हूं इनको, सरदार पटेल, है ना। ये जो पहली समिति है वो है मूल अधिकार, मूल अधिकार समिति। पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी समितियों के ये अध्यक्ष रहे हैं, है ना। अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, और जो तीसरी है वह प्रांतीय समिति, ठीक है। प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष रहे। इन तीनों को आप अलग से लिख लेंगे, यहाँ टाइप में थोड़ी दिक्कत होगी। मोहम्मद अली जिला, ये पाकिस्तान के निर्माता थे, भारत विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म गर्म हवा जो आई है वो 1973 में आई है, ठीक है। इसी के साथ अपना ये अध्याय समाप्त होता है। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर किया करो। राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियों वाला अध्याय आज समाप्त हो गया है। हम अगली क्लास में दूसरे अध्याय की तरफ एक दलीय प्रभुत्व का दौर जो है कांग्रेस का, उसकी चर्चाएं करेंगे। अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। बाकी की चर्चाएं अगली क्लास में। शेयर करो, कमेंट करो और क्लास कैसी लगे बताओ आप, कि ऐसे ही क्लास ले या फिर बोर्ड पे क्लास ले। यदि ये बेस्ट है, इसलिए मैंने ये क्लास ऐसे ली है कि आप अच्छे से नोट्स बना सको, है ना। नोट्स बनाने में आपको बिल्कुल आसानी रहेगी, बिल्कुल आसानी से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल एज इट इज़ आपकी बुक से निकाल के नोट्सों को पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट किया है।
यदि आपको ये अच्छा तरीका लगे तो आप कमेंट कर देना कि यही रखें, और यदि आपको बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँ तो बोर्ड पे भी आप बता देना, हम बोर्ड पे अगला अध्याय पढ़ा देंगे। बाकी की चर्चा अगली क्लास में। जय श्री राम, राधे राधे।